गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम कंसल्ट करने वाले हैं कि इस समय जब कंपटीशन का दौर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है और जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है और कंपटीशन के नए आयाम छू रहा है, उस समय में एक जॉब प्राप्त करना बहुत बड़ा टास्क हो गया है। और जॉब मिलना बहुत बड़ा टास्क इसलिए हो गया है क्योंकि नंबर ऑफ जो कॉम्पिटिटर्स है वो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में बढ़ते जा रहे हैं। और इस समय जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद 8-10 घंटे पढ़ने के बाद भी ये कंफर्म नहीं है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा। इन सभी समस्याओं के बीच में हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो गवर्नमेंट ने हमें दी है वो है 56,000 जो पोस्ट है उनकी एक साथ रिक्रूटमेंट आना। ये हमारे लिए इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। ऐसे सारे बच्चे जो पिछले एक लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, उनकी स्टडी अच्छी नहीं हो पा रही होगी या कोई अलग कारण हो रहा होगा, सब्जेक्ट उनसे कवर नहीं हो रहे होंगे। इन सभी के बीच में हमारे पास जो एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है वो है 56,000 की रिक्रूटमेंट, जिसे हम क्लास 4 कह रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी चल रहे हैं, जिसका एग्जाम सितंबर में कंडक्ट होना है। और अभी जिस मंथ की हम बात कर रहे हैं, अप्रैल में हम काम कर रहे हैं। अप्रैल से अगर हम जोड़ते हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर 5 to 6 मंथ हमारे पास है और ये एक सफिशिएंट टाइम है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इस पूरे वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन 5 to 6 मंथ में हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, प्लस साथ ही इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या होगा और कैसे हम हमारा एक सीट जो है वो 100% जो है वो फिक्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो आपको समझनी है कि भाई अगर आप बहुत सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम की एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने जो सीईटी एग्जाम है वो भी दे रखा है, ठीक है, सीईटी के साथ साथ मान लीजिए आपने कोई दूसरा सेंट्रल का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन भी आप कर रहे हैं, स्टेट के जो बहुत सारे एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन भी आप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप में से कुछ बच्चे जो है वो पटवार के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ जो है वो वीडियो के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ और बहुत सारे एग्जामिनेशन होंगे जिनके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, एक वो बच्चा है जो किसके लिए कर रहा है, जो सीपीओ है या सीजीएल है, ठीक है, या इस तरह के जो सीएचएसएल है, इस तरह के जो एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन कर रहा है। और सीईटी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन की जा रही है। अब देखिए, एक तो कैटेगरी ये है जो इनमें से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक दूसरी कैटेगरी जो कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 2 जो है वो ऐसे बच्चे हैं जो अभी अभी 10th पास करके आए हैं, ठीक है, या अभी अभी 12th पास करके आए हैं, जिनकी एज भी क्या है, जिनकी एज 1 जनवरी 2026 तक अगर 18 वर्ष हो रही है। इसका मतलब अगर आपका बर्थ किसी भी डेट को हुआ है और 31 दिसंबर तक भी अगर आपकी एज जो है वो 18 ईयर कंप्लीट हो रही है, 18 वर्ष अगर आपके 1 जनवरी 2026 तक भी अगर आप पूर्ण कर रहे हैं और आपकी 10th पास है, ठीक है, या तो ऐसे बच्चे जो अभी 12th पास करके आए हैं, ऐसे बच्चे जो 10th पास करके आए हैं, हमें रिक्वायर्ड होगा सिर्फ 10th पास, हमें रिक्वायर्ड होगा 10th पास और उसके साथ में 18 वर्ष आयु। और 18 वर्ष की गणना जो है वो आप किस बेसिस पे करेंगे, तो 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण हो जाने चाहिए। अगर आप ये दोनों एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं, ठीक है, तो आप इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट का नाम है क्लास 4,
ठीक है। और ये जो क्लास 4 है ये किस किस डिपार्टमेंट में है, तो ये ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट का मिक्सचर है। मेजरली आपको मिलने वाला है सेक्रेटरीट ऑप्शन मिलने वाला है, ठीक है, आरपीएससी ऑप्शन मिलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद सब ऑर्डिनेट जो डिपार्टमेंट्स है, अब सब ऑर्डिनेट में एजुकेशंस भी है, छोटे छोटे जो ऑफिसेज है वो भी है। तो आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं, इनके अंतर्गत ये भर्ती कंडक्ट होने वाली है। सर नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, नंबर ऑफ पोस्ट है 56,000 प्लस, ठीक है, 56,000 प्लस, ठीक है, 56,000 प्लस पद है हमारे पास में, और 56,000 प्लस पदों के लिए रिक्रूटमेंट है। और इसके लिए योग्यता क्या होगी, तो मैंने बताया 10th पास चाहिए और साथ में 18 वर्ष उम्र चाहिए। 18 वर्ष उम्र किस डेट को होनी चाहिए, 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष आपके पूर्ण होने चाहिए। तो ये तो बात होगी योग्यता की, ये बात होगी कितने पोस्ट है उसकी। अब महत्वपूर्ण बात शुरू करते हैं, ये एग्जाम क्रैक कैसे होगा सर। अब क्योंकि मैंने 2 कैटेगरी बनाई है, एक ऐसे बच्चे जो पहले से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी 10th 12th पास किया है। जो बच्चे पहले से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी यहाँ दिक्कत नहीं आने वाली है। कारण क्या है, वो पहले से उस फील्ड में काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसे बच्चे जो अभी 10th 12th पास करके आए हैं उनके लिए जो विषय है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, जीके है, वो उनके लिए पूर्ण तरीके से नए विषय होंगे। और नए विषय होंगे इसलिए उनको रिक्वायर्ड होगा कि एक प्रॉपर टीम के साथ जो है वो काम करना शुरू करें। इसलिए ऐसे बच्चे जो है, जो अभी तक कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन जिन्होंने नहीं की है, ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि आप एक सही टीम के साथ जुड़िए और उनके साथ प्रॉपरली काम करिए, ताकि आपको बाकी लोगों की तरह इंतजार नहीं करना पड़े कि भाई वैकेंसी आएगी, तैयारी करूंगा, 4 साल हो गए, 8 साल हो गए तैयारी करते हुए, जॉब नहीं लगी है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जॉब लग सकते हैं। अगर आप इस वर्ष यानी कि 2025 में 31 दिसंबर 2025 तक भी अगर आपकी 18 वर्ष उम्र कंप्लीट हो रही है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि सर आखिर इस जॉब में अगर सिलेक्शन लेना होगा तो हमें क्या करना होगा। देखिए, अगर इस जॉब में आपको सिलेक्शन लेना है तो कुछ चीजें ध्यान देनी है। सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है सबसे पहला स्टेप है कि आप जो सिलेबस है उसको गो थ्रू करें, सिलेबस को समझे। सबसे पहला काम है हम सिलेबस को समझे, किसका वेटेज सबसे ज्यादा है, किस विषय को सबसे ज्यादा पढ़ना है, कौन सा विषय कितने नंबर का होगा, ठीक है। और सिलेबस को समझे का मतलब क्या है, सब्जेक्ट सिलेबस को समझने का मतलब है पहले तो इसका पैटर्न समझना। पैटर्न का मतलब है कौन सा विषय कितने नंबर का है, और दूसरा है टॉपिक टू टॉपिक, ये डिसाइड करना कि मुझे टॉपिक टू टॉपिक डेटा जो है वो कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है। तो स्टेप 1 है सिलेबस को समझे। तो स्टेप 1 पे चलते हैं अपन। सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं। ये देखिए, ये लेटेस्ट सिलेबस जो आरएमएसएसबी ने जारी किया है, ये लेटेस्ट सिलेबस है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई सामान्य हिंदी आएगा और कितने अंकों का आएगा, ठीक है। तो ये देखिए 20 प्रश्न है, ठीक है। कितने हैं भाई, 20 प्रश्न, और जितने प्रश्न उतने मार्क्स, सीधा सीधा कैलकुलेशन समझ लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद में सामान्य अंग्रेजी, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी के प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी, 15 होगी, ठीक है। तो 15 नंबर की अंग्रेजी हो गई, 20 नंबर की हिंदी हो गई। ऐसे कहिए कि जो लैंग्वेजेस है वो 35 मार्क्स की आपके लैंग्वेजेस हो गई, जिसमें 20 की आपके हिंदी है, 15 की आपके इंग्लिश है। उसके बाद है जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज के मैं 2 कैटेगरी बना देता हूं, ठीक है। आप देखिए यहां पर अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो राजस्थान का भूगोल, उसके बाद है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, उसके बाद है भारतीय संविधान। तो यहां पर देखो भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, तो 5 क्वेश्चन तो यहां पर आपको मिलने वाले हैं राजस्थान की पॉलिटी के, और 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के। तो 10 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी के मिलने वाले हैं। वहीं पर भूगोल यानी कि जो आपका राजस्थान ज्योग्राफी है, इससे आपको मिलने वाले हैं 20 क्वेश्चन। आपको इतिहास कला संस्कृति से मिलने वाले हैं 20 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इंडिया प्लस राजस्थान पॉलिटी, जिसमें 5 + 5 का कॉम्बिनेशन होगा।
5 तो इंडियन पॉलिटी के होंगे और 5 आपके राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के आपको मिलने वाले हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन जनरल साइंस से होंगे, ठीक है। उसके बाद समसामयिक घटनाएं, भारत के 5 और राजस्थान के 5। अब 5 क्वेश्चन हो गए आपके करंट अफेयर के राजस्थान के और 5 क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर के इंडिया के। तो इंडिया के 5 क्वेश्चन प्लस राजस्थान के 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलने वाले हैं आपको। और उसके बाद है बेसिक कंप्यूटर, 5 क्वेश्चन आपके बेसिक कंप्यूटर के आएंगे, फंडामेंटल जो है कंप्यूटर का उसके आएंगे, ठीक है। तो ये तो बात होगी पहले एग्जाम पैटर्न की, कहां से क्या मिलने वाला है। अगर आप देखेंगे कि वेटेज सबसे बड़ा कहां पर है, तो वेटेज देखिए राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, ठीक है, और उसके बाद राजस्थान का राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। अगर आप देखेंगे सीधा सीधा भाई 45 नंबर तो सीधे सीधे राजस्थान के हैं। 5 नंबर अगर मैं इंडिया के निकाल दूं तो 5 नंबर का इंडिया यहां पर और 5 नंबर का इंडिया करंट अफेयर में, 10 नंबर का हो गया इंडिया जीके, 10 क्वेश्चन हो गए इंडिया जीके के, ठीक है। उसके अलावा 15 क्वेश्चन किसके हो गए, 15 क्वेश्चन आपके हो गए अंग्रेजी के, 20 क्वेश्चन किसके हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए आपके हिंदी के। तो हिंदी, अंग्रेजी और जीके, और लास्ट आता है सामान्य गणित। गणित के कितने प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न। तो 15 प्रश्न तो हो गए गणित के, 15 प्रश्न हो गए अंग्रेजी के, 20 प्रश्न हो गए आपके हिंदी के, और बाकी बच गए 70 प्रश्न जो हो गए आपके जीके के। टोटल 120 क्वेश्चन जो है वो आपको मिलने वाले हैं और उसके लिए 2 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। 2 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनको OMR में फिल भी करना है, ठीक है। इसका मतलब अच्छी खासी स्पीड आपको रिक्वायर्ड होगी। तो ये तो बात होगी सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की। तो स्टेप 1 क्या है, सिलेबस को समझे। सिलेबस में भी सबसे पहले किसको समझना है, पैटर्न को समझना है। पैटर्न हमने समझ लिया कि सर कौन सा विषय कितने नंबर का है। इसके बाद में अगली जो चीज आती है वो आती है टॉपिक। आप हर सब्जेक्ट के टॉपिक डिसाइड करें और टॉपिक पहले से मेंशन है, कौन से टॉपिक्स जो है मुझे पढ़ने हैं। अब देखिए अगर मैं टॉपिक्स की बात करता हूं तो सबसे पहला आ गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने, 200। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 120। अब देखिए यहां पर जो मार्क्स है वो 200 है। आप सीधा सीधा टारगेट रखिए, मुझे 120 के जो क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना है। उसके बाद आता है सर ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी इक्वल मार्क्स के होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अब आप ये निकालना चाहे, अगर आप ये निकालना चाहे कि सर पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, अगर मान लीजिए हम ये कैलकुलेट करें कि पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे भाई, टोटल नंबर कितने हैं ये देखिए सर। टोटल नंबर आपके पास है 200, क्वेश्चन कितने हैं 120, तो डिवाइड बाई 120, ठीक है। इसका मतलब एक क्वेश्चन लगभग 1.66 अंक का होगा। अगर अंकों की बात करें, एक क्वेश्चन के अंक की बात करें तो 1.66 अंक का आपका एक प्रश्न होगा, ठीक है। ये आपके एक प्रश्न के अंक की बात हो गई, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या माइनस मार्किंग होगी, बिल्कुल सर माइनस मार्किंग होगी। अगर आप यहां देख पा रहे हैं 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप गलत क्वेश्चन, अगर गलत आंसर आप कर रहे हैं किसी क्वेश्चन का, तो उसके लिए 1/3 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। स्टैंडर्ड क्या रहेगा पेपर का, जो स्टैंडर्ड होगा वो होगा सेकेंडरी एग्जामिनेशन, क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, जो योग्यता रखी गई है वो क्या रखी गई है, 10th पास। तो जो पेपर का स्टैंडर्ड होगा वो आपको बहुत इजी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और बहुत इजी का मतलब ये बिल्कुल ना समझे कि बस सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे होंगे। इजी का मतलब ये है कि जो लेवल रखा जाएगा पेपर का वो 10th क्लास तक की जो किताबें हैं वहां तक का लेवल रखा जाएगा। इसके बाद टॉपिक की हमारी बात चल रही थी कि सर टॉपिक बताइए कौन कौन से आएंगे। जैसे कि मैं बात करता हूं सामान्य हिंदी की, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एलडीसी के सारे टॉपिक इन्होंने यहां पर दे दिए। फिर भी एक बार के लिए मैं टॉपिक टू टॉपिक बात करता हूं, ठीक है। जैसे कि सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण
तत्सम तद्भव देशद विशेषी शब्द संधि उसके अर्थ प्रकार संधि विच्छेद उपसर्ग एवं प्रत्यय पर्यायवाची एवं विलोम शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि। ठीक है, उसके बाद काल के प्रकार मुहावरे एवं लोकोक्तियां अंग्रेजी के परिभाषिक शब्दों के समानार्थी हिंदी शब्द कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। ठीक है, इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा जो एलडीसी का सिलेबस है उसको कॉपी किया गया है। अगर आप एलडीसी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो ये एक सुनहरा अवसर है। इस एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ हो सकती है, जिसके बारे में मैं आगे फिर से एक बार बात करूंगा। उसके बाद जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। जनरल इंग्लिश में फिर से वही सिलेबस, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, correction of sentences, word wrongly used, use of article, determiner, preposition, punctuation, translation of simple sentence from Hindi to English, vice versa, glossary of official technical terms. It means पूरा का पूरा जो LDC का सिलेबस है उसे क्या कर दिया गया है, हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल कॉपी कर दिया गया है। अब अगर मैं बात करूं जीके के पार्ट्स की, अगर मैं बात करता हूं जीके के सेक्शन की, तो देखिए भारत का भूगोल। अब भूगोल में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं? भूगोल में आपको पढ़ना है स्थिति, आपको पढ़ना है विस्तार, भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन, उसके बाद मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र व झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, आकार वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता। यहां तक ये पूरा का पूरा जनसंख्या चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं राजस्थान के भूगोल में। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो यहां से देख सकता है लोकेशन एक्सटेंड, फिजियोग्राफी एंड फिजिकल डिवीजन, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, ये टॉपिक आप यहां से देख सकते हैं। जो इतिहास है उसमें क्या क्या पढ़ना है? ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल एवं स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां। तो ये आपको देखना है, इतिहास और कला संस्कृति दोनों का मिक्स दिया हुआ है। और अब बात करते हैं अपन जो अपने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और राजस्थान के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो संविधान का परिचय एवं आधारभूत लक्षण, राजस्थान राज्य शासन व राजनीति, और राजनीति में क्या क्या पढ़ना है अपने को? इसमें पढ़ना है आपको राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, मंत्रिमंडल पढ़ना है, विधान सभा और न्यायपालिका पढ़ना है, राज्य का प्रशासनिक ढांचा जैसे कि मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, ठीक है, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम। पहले से टॉपिक डिसाइडेड है कि बस यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो यहां से जो बात चालू हो रही है वो राजस्थान की बात चालू हो रही है। ये सारे राजस्थान के पॉइंट्स हो गए। संविधान का परिचय एवं आधारभूत लक्षण, ऐसे मान के चलिए ये आपको इंडिया वाले सेगमेंट में से देखना होगा। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सामान्य विज्ञान, जिसमें फिक्स टॉपिक दिए गए हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का प्रवर्तन व नियम, अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। ये आपके विज्ञान के हो गए। करंट जो इवेंट्स है, करंट आपको क्या क्या पढ़ना है? खेल देखना है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थिति की संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित जुड़े हुए मुद्दे देखना है, राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रक्षित व्यक्तित्व, राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीति इत्यादि। ये आपके राजस्थान और इंडिया की जो करंट अफेयर है उसमें से 5-5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, उसका डेटा हो गया। उसके बाद कंप्यूटर में क्या पढ़ना है? कंप्यूटर में आपको देखना है हार्डवेयर डिवाइसेस, जैसे हार्डवेयर डिवाइसेस है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन, यानी कि जो MS ऑफिस है या ऑफिस ओवरव्यू है उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट,
इंटरनेट, ईमेल, इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको रखना है। यहां से 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। फिर आते हैं 15 क्वेश्चन आपको मिलने वाले मैथमेटिक्स से, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, एलसीएम और एचसीएम, महत्तम समापड़ते, लघुत्तम समापड़ते, औसत पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, साधारण ब्याज पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, अनुपात समानुपात पढ़ना है, समय एवं कार्य पढ़ना है, समय, चाल एवं दूरी, आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण यानी कि डेटा रिप्रेजेंटेशन। इसके टोटल 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर आप नोटिस करें, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक डेटा आपको दिया गया है सिलेबस में, सिर्फ अर्थमेटिक जो है वो वाला पार्ट आपको दिया गया है। और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना, इसको सॉल्व करना बड़ा इजी रहता है। तो ये आपके 4 सेगमेंट हो गए। इसका मतलब हम दूसरा पॉइंट जो है वो भी हम देख चुके हैं कि टॉपिक्स क्या होंगे। पहले हमने देख लिया पैटर्न क्या होगा। अगर हम टॉपिक और पैटर्न को समझते हैं तो जो सब्जेक्ट हमारे पास दिए गए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं हिंदी, जैसे कि मैं बात करूं इंग्लिश, ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं जीके, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं जीके, और जैसे कि मैं बात कर रहा हूं जीके के बाद में जीके में जनरल साइंस भी इंक्लूडेड है, ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं अगले सब्जेक्ट की मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये 4 मेजर कैटेगरीज बनाई गई है। और इन 4 मेजर कैटेगरी को अगर आप देखेंगे तो जो सिलेबस की 4 मेजर कैटेगरी है क्लास 4 के लिए, अगर मैं इनकी बात करूं, ये 4 कैटेगरी किसके लिए है, क्लास 4 के लिए। और ये इक्विवेलेंट है किसके, अगर आप एलडीसी का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आगे इन फ्यूचर आपको रिक्रूटमेंट मिलने वाली है हाईकोर्ट एलडीसी की, इसके साथ अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो ये 3 चीजें सिमिलर मिलने वाली है। हिंदी, इंग्लिश और जीके जो है वो यहाँ पर आपको सिमिलर मिलने वाला होगा। और उसकी योग्यता होगी ग्रेजुएशन, 18 वर्ष आयु और ग्रेजुएशन, ठीक है। तो अगर आप ये सब्जेक्ट यहाँ बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, जीके, तो यही चीज आपको यहाँ पर भी सिलेक्शन दिलवाएगी। और जो बच्चे ये कहते हैं कि क्लास 4th लगना ही नहीं है, तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा, लग जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब ये कह रहे हो लगना ही नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो जो शायद आपको आगे फ्यूचर में कभी नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्लास 4th जब आप अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जीवन भर क्लास 4th रहने वाले हैं। क्लास 4th में अप्लाई करके जॉब लेने का अर्थ यह है आपने स्टेज 1 कंप्लीट कर लिया है, एटलीस्ट अपने आप को सिक्योर कर लिया है। और सिक्योर करने के बाद अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगी। ग्रेब करना, उस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करना, वो आपके ऊपर टिका हुआ है। तो यहां पर जब आप ये वाला ऑप्शन ऑप्ट करते हैं क्लास 4th वाला, तो आपके पास एक आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है हाईकोर्ट एलडीसी। तो अगर यहाँ बहुत अच्छे से अगर आप तैयारी करेंगे तो दोनों एग्जामिनेशन में आपका एक साथ चयन होगा, ये फिक्स है। तो एक बार के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अगले 6 मंथ डेडिकेट होके काम करिए। और वो काम कैसे करना है ये अपन समझते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 1 हो गया, सबसे पहले सिलेबस को समझिए। और सिलेबस में 2 बातें समझनी है, एक तो पैटर्न समझना है और एक कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये डिसाइड करना है। क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हो जो आप 2-3 बार पढ़े और फिर आपको लगे यार ये समझ में नहीं आ रहा, उस टॉपिक को साइड रख दीजिए सर, ठीक है। आप लिस्ट कर लीजिए मुझे ये टॉपिक पढ़ने, और जो मैं पढ़ूंगा उसको इतना ज्यादा डेडिकेटली पढ़ूंगा कि उसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आ गया सिलेबस समझने का। अगला जो बिंदु हमारे पास आता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है प्रॉपर टाइम टेबल। प्रॉपर टाइम टेबल, या फिर मैं इसको ऐसे बोल देता हूं प्रॉपर रूटीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके 99% योगदान देता है चयन में। अगर चयन में 99% योगदान अगर किसी चीज का है तो वो है प्रॉपर टाइम टेबल और प्रॉपर रूटीन का। आप बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अपने लिए बना लेंगे, आप कंटेंट भी डिसाइड कर लेंगे मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। आप ये भी डिसाइड कर लेंगे कि ये सिलेबस है, इसमें से ये चीजें मुझे पढ़नी है। बट अगर आप एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं कर पाएंगे और डेली बेसिस पे रेगुलरिटी फॉलो नहीं कर पाएंगे तो वो सारी चीजें किसी काम की नहीं है। इसका मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट 99% जो योगदान आपके चयन में वो किसका है? वो है प्रॉपर टाइम टेबल का, प्रॉपर रूटीन का। अब जो प्रॉपर टाइम टेबल और रूटीन है उसमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए? कम से कम क्या होना चाहिए? यहां पर पॉइंट है कम से
कम, इतना तो हम करें, कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम जो आपके टोटल 4 सब्जेक्ट है, एटलीस्ट आपको पता है जीके सबसे बड़ा सेगमेंट है, कम से कम 4 घंटे एटलीस्ट आप जीके को दें, कम से कम इतना तो आपको देना है, एटलीस्ट 4 आवर्स आपको जीके को देना है, ठीक है। सेकंड जो चीज है, 4 आवर जीके के बाद में 2 सब्जेक्ट मेजर आपके लैंग्वेजेस में हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, जो कि 20 और प्लस 15 यानी कि 35 नंबर की है। तो कम से कम 2 घंटे जो है वो आप हिंदी इंग्लिश को एटलीस्ट दें। आप एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी सफिशिएंट टाइम है आपके पास में। उसके बाद में 2 घंटे जब आप इसको दे रहे हैं, 2 घंटे आप मैथ्स को दीजिए, क्योंकि यहां पर अगर आप थोड़ा सा काम कर लेंगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। कारण है मैथमेटिकल जो डेटा है उसमें जब आप 20-25 क्वेश्चन, एक जो चैप्टर होता है उसमें 20-25 क्वेश्चन के 20-25 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, और जब आप वो सॉल्व कर लेते हैं तो आपके मार्क्स ऑलमोस्ट फाइनल हो जाते हैं। तो कम से कम 2 आवर्स जो है वो आप इसको दीजिए, मैथमेटिक्स को दीजिए। 2 आवर्स का टाइम जो है वो मैथमेटिक्स को देना है, 2 घंटे जो है वो मैथमेटिक्स को डेडिकेट करिए कि ये 2 आवर किसको देने हैं, मैथ्स को देने हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे 8 घंटे तो आपको अभी स्टडी मटेरियल जो है, कंटेंट जो है उसके ऊपर काम करना है, और 8 घंटे का मतलब पूरे 8 घंटे होने चाहिए, कम से कम न्यूनतम इतना होना चाहिए। मैंने एक शब्द लिखा है, अगर आप वास्तव में चयन चाहते हैं तो कम से कम इतना आप करें, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, राजस्थान के 20 लाख प्लस युवाओं को जॉब चाहिए सर, और उसमें अपने आप को सिक्योर करने के लिए एटलीस्ट कम से कम आपको ये करना होगा, ठीक है। अब इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये तो कंटेंट पढ़ने की बात हो गई, ठीक है, नोट्स बनाने की, कंटेंट रिवाइज करने की, ठीक है। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, एटलीस्ट 2 आवर्स हर दिन, कम से कम 2 घंटे जो है जो आपने पढ़ा है उस कंटेंट की प्रैक्टिस करें कम से कम। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे मुझे मंडे को मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, ट्यूसडे को मुझे जीके की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वेडनेसडे को जो है मुझे मान लीजिए मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस या फिर हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। ये आप डिसाइड करके अपने लिए टाइम टेबल बना सकते हैं। यहां मैं खुद भी ये बात बता सकता था कि इस दिन आप ये पढ़े, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया, अभी खूब सारा समय है, आप अपने अकॉर्डिंग सुटेबल टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं किस दिन मुझे कौन सा डेटा जो है वो पढ़ना है। तो यहां पर 8 आवर्स प्लस 2 यानी कि 12 आवर्स, 8 प्लस 2 यानी कि 10 आवर्स की जो स्टडी शेड्यूल है, ये आप कम से कम अगर फॉलो कर लेंगे तो 200%, सर आप किसी भी तरह के स्टूडेंट है, आप इंटेलिजेंट है, आप एवरेज है, आप बिलो एवरेज है, अगर आप अगले 5 से 6 महीने अगर इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं, 5 to 6 मंथ अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो कर पाते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं 200% सर आप सेलेक्ट होंगे। अगर आपने शेड्यूल को फॉलो किया, जेन्युइनली फॉलो किया, ऑनेस्टी के साथ फॉलो किया, कभी बेईमानी नहीं की, आपने पूरे 8 घंटे स्टडी को दिए, रोजाना आपने एटलीस्ट 2 घंटे प्रैक्टिस की, अगर आपने ये कर लिया तो आराम से आपका चयन जो है इस इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट में आराम से हो जाएगा। और एक कड़वी बात ये भी है सर कि अगर आपका इस रिक्रूटमेंट में चयन नहीं हो रहा है, ये कड़वी है लेकिन सत्य है, अगर आप 56,000 जो रिक्रूटमेंट्स है उसमें भी अगर आप अपने आप को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को सिलेक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, तो छोटी रिक्रूटमेंट जो 200-400 पद की रिक्रूटमेंट है सर, ये नेगेटिव नहीं है, ये बात है सोचने वाली। अगर हम 56,000 पोस्ट में भी अपने आप को सिलेक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, तो क्या हम 200-300 पदों की जो भर्ती है उसमें हम चयन ले पाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। एटलीस्ट ऐसा हो सकता है कोई बच्चा इसमें सेलेक्ट नहीं हो और किसी बड़े एग्जाम में सेलेक्ट हो जाए, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को डिनाई नहीं करता, मैं ऐसा मना नहीं करता कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जनरल थॉट क्या है सर, एक सामान्य बात यह है कि जिसका 56,000 में भी अगर चयन नहीं हो रहा है और वो छोटे रिक्रूटमेंट के लिए 200-400 पद के लिए वो ये सोच के बैठा है मैं आराम से निकल जाऊंगा, तो सर ये बेवकूफ़ी है पूरी तरीके से। अगर हम बात कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, तो स्टेप 2 हो गया हमारा प्रॉपर टाइम टेबल और प्रॉपर क्या होना चाहिए, आपके पास रूटीन होना चाहिए।
प्रॉपर टाइम टेबल और रूटीन अगर हमारे पास है, इट मींस हम आराम से चयन ले सकते हैं। अब स्टेप 3 क्या है, देखिए सर, स्टेप 3 है जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप टेस्ट किस बेसिस पे दे रहे हैं, सेल्फ बेसिस पे टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आपको ये एनालिसिस करने के लिए कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, इसलिए ग्लोबल टेस्ट भी पार्टिसिपेट करें। ग्लोबल टेस्ट भी पार्टिसिपेट करें। ग्लोबल टेस्ट का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए किसी ग्रुप का कोई टेस्ट चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, तो वहां पर टेस्ट सीरीज आप पार्टिसिपेट करें, कोचिंग के जो टेस्ट है वो भी आप पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अगर आप इतना सब कुछ घर पे रह के आराम से कर पाते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर पे रह के ये सब कुछ कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे घर पे रहकर ये करना पॉसिबल नहीं है, तो आप के लिए फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है, अभी इस बैच के लिए क्लास 4 प्लस हाईकोर्ट एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी और क्लास 4, इसके लिए हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 7 अप्रैल से। 7 अप्रैल से इस बैच के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, और ये 2-in-1 बैच होगा जिसमें हम दोनों एग्जामिनेशन को साथ में लेके चलेंगे। जो प्रैक्टिस और लेवल होगा कंटेंट का वो होगा हाईकोर्ट एलडीसी तक हम उसको कवर कर पाए, इस तरह का कंटेंट का लेवल होगा। तो 7 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। अगर आप इस रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पहले तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद भी अगर डाउट रहे तो इस नंबर पे आप फोन करके पर्सनली मेरे साथ में अपने डाउट कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, इस बैच में क्या होने वाला है, इस बैच में सर 2 चीजें हैं जो शॉर्ट में मैं बता रहा हूं आपको। डेली सारी की सारी क्लासेस होगी, डेली सारी की सारी क्लासेस होगी, जिसमें इंग्लिश आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो इस बारे में जानते हैं। डेली क्लासेस होने वाली है सारी की सारी, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे राजस्थान में सिर्फ एक इंस्टीट्यूट पे होता है वो है सर डेली टेस्ट। एवरी डे आपके टेस्ट होने वाला है, डेली बेसिस पे टेस्ट होने वाला है, और डेली 2 सब्जेक्ट के टेस्ट रहेंगे। जीके का तो फिक्स रहेगा हर दिन, प्लस उसके साथ में हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये वाले जो सब्जेक्ट है ये पैरेलल टाइम पे चलेंगे। जैसे मंडे को जीके के साथ में मान लीजिए मैथ्स है, ट्यूसडे को जीके के साथ में हिंदी है, वेडनेसडे को जीके के साथ में इंग्लिश है। इस तरीके से ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट किए जाएंगे। इसका मतलब सारे के सारे क्लासेस और उसके साथ में सारे के सारे टेस्ट, ठीक है। तो ये पैटर्न होगा हमारे क्लासेस का। और अगर आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पे ले सकते हैं। 2-in-1 बैच होगा, और ऑफलाइन में हम सिर्फ गारंटीड बैचेस पे वर्क करते हैं, कोई बेसिक बैच हमारे पास नहीं होता। और बैच की जो इंफॉर्मेशन है आप इस नंबर पर ले सकते हैं। और जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं, अगर ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आने वाले 6 महीने बाद में आप एक अपनी सीट सिक्योर कर लेंगे। ये 101% होगा अगर आपने सिस्टमेटिकली, रेगुलरली, ऑनेस्टी के साथ में, ईमानदारी के साथ में अगर वर्क किया तो। इसके बाद भी अगर आपकी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट में अपना डाउट जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, अपना डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक्स अ लॉट।